just because I am Rajan Yadav's daughter, हम्म I get to हम्म become the managing director of this biggest magazine. ये पत्रिका 1930 में प्रेमचंद ने शुरू की थी, इसका काफी वेट रहता है। जो हिंदी साहित्य से जुड़ा नहीं है, उन्होंने भी प्रेमचंद का नाम सुना है। रूढ़िवादिता से हट के नई डेयरिंग लिटरेचर जी। को इंट्रोड्यूस करना। लेखक हम्म आम लोगों से थोड़ा अलग होता है। खिन्न रहती थी मैं, या थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रहती थी कि हम लोग अलग क्यों हैं। ये नई कहानी आंदोलन जो था वो एक ऐसा साहित्य को इंट्रोड्यूस कर रहा था जो ट्रेडिशनल लिटरेचर से हटके था। एक स्थापित लेखक की जब कहानी आती है ना, वो हमेशा उनके पुराने काम से कंपेयर होती है। उस जमाने के लेखक तो पढ़ते, दे वर वोरेशियस रीडर्स। फेमिनिस्ट लिटरेचर और दलित लिटरेचर पे जो जोर है वो आज भी आवश्यक आप महसूस करती हैं? कहानी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो किसने लिखी है, वो महिला है या पुरुष, वो यंग है या बुजुर्ग, वो नया है या पुराना, स्थापित, वो दलित है या नहीं है, वो उनके लिए सेकेंडरी है। कोई आउटसाइडर आ गया है एकदम से और ये ही इज टेकन ओवर थिंग्स या शी इज टेकन ओवर थिंग्स। हंस हमारे यहाँ हर हफ्ते आती थी, मैं खोलती भी नहीं थी, और उनको बहुत ये चिंता रहती थी कि हंस का क्या होगा। उन्होंने क्या किया, 1 साल पहले से मेरा नाम देना शुरू कर दिया। अखबार बांटने आता था लड़का, तो उसको भी बिठा के प्रेरित कर रहे थे कि लिखो। उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला। सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय पत्रिका को यही है, फाइनेंसेस। दिस वाज नॉट इन माय एजेंडा एट ऑल। बीमार तो वो रह रहे थे, पर वो तो ऑफिस भी जाते थे। 28 अक्टूबर को वो गए और 1 नवंबर को हम लोग ऑफिस में थे। आगे का समय डिजिटल वाला है। भारत के इतिहास में कुछ ऐसी पत्रिकाएं रही हैं जिनका हिंदी साहित्य में जो योगदान रहा है वो मील का पत्थर साबित हुआ है। ऐसी एक पत्रिका है हंस पत्रिका, जिसकी शुरुआत स्वयं प्रेमचंद जी ने की थी और उसके एडिटोरियल बोर्ड में महात्मा गांधी जी थे। जब प्रेमचंद जी का देहांत हो गया उसके बाद उसको पुनर्जीवित किया राजेंद्र यादव जी ने। तो इसी पत्रिका के इतिहास और इसकी लेगेसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रचना यादव जी, जो कि पत्रिका की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो शो पे बहुत बहुत स्वागत है रचना जी। जी नमस्कार। जब मुंशी प्रेमचंद जी का निधन हुआ उसके बाद, जैसा कि अभी मैंने बोला, राजेंद्र यादव जी ने इसको पुनर्जीवित किया। मुझे लगता है कि अगर वो कोई भी पत्रिका पे हाथ रखते तो वो उसको बिल्कुल उसी तरह का रिस्पांस मिलता है जो ऐसा कि हंस को मिला। आपका क्या मानना है, क्यों उनका फैसला ये हुआ कि नहीं, मैं नई पत्रिका नहीं शुरू करूंगा और मैं हंस पत्रिका को रिवाइव करूंगा? मुझे ये मालूम है कि राजेंद्र जी का एक शुरू से जुनून ही कह लीजिए कि मुझे एक पत्रिका शुरू करनी है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो पहला विचार उनके दिमाग में आया है कि मैं हंस शुरू को फिर से पुनर्जीवित करूंगा, नहीं। कई पत्रिकाओं की योजनाएं बनी, फाइनेंसर से बात हुई। मुझे याद है, मैं छोटी थी, पर बहुत छोटी भी नहीं थी, पर इतना मुझे उसमें रुचि नहीं थी कि मैं हर मीटिंग में बैठूं। मुझे वो जैसे उनके होती थी गोष्ठियां और मीटिंग्स वगैरह, तो इतना मुझे एक आभास था कि कुछ लोगों से मिलना जुलना चल रहा है, योजना हो रही है। पहले किसी और के साथ हुई थी, वो ऑलमोस्ट आते आते फिर वो फिजल आउट हो जाती थी, फिर किसी और के साथ हुई। 1-2 का तो मुझे याद है, एक नहाटा जी थे, बिजनेसमैन थे, उनके साथ कुछ बना था कार्यक्रम, फिर वो नहीं हो पाया। फिर जो पायनियर के एडिटर थे आर.के. मिश्रा, उनके साथ भी एक पायनियर के साथ उस हाउस के साथ निकालने की भी कोई एक बातचीत ऐसे शुरू हुई थी, पर वो भी फिर मटेरियलाइज नहीं हो पाई। ऐसे 3-4 जगह, क्योंकि उनके दिमाग में था कि मुझे एक पत्रिका शुरू करनी है जिसमें अच्छा साहित्य, और खासकर क्योंकि वही दौरान धर्मयुग तो था ही, सारिका धर्मयुग, पर ये धीरे धीरे दिख रहा था कि ये खत्म होती जा रही है जी। और हो सकता है कि जब वो खत्म ना भी हो रही, जब धर्मयुग था, ये दिमाग में उनके कि मुझे पत्रिका शुरू करनी है, तभी से था कि मैं एक अच्छा साहित्य और अपने मन का साहित्य, जो वो समझते हैं अच्छा साहित्य, दुनिया पाठकों को के प्रति के समक्ष लाऊं। फिर हंस कैसे उन्होंने ये तय किया कि मैं हंस को पुनर्जीवित करता हूँ, ये मैं नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि अमृत राय के घर हम लोग गए थे और मैं कहीं जा रही थी तो मैं उनके साथ ही थी, और उनसे उनकी जो भी बातचीत हुई थी, शायद राइट्स वगैरह लेने की, इस पर हंस फाइनली क्यों उसी नाम से शुरू किया, ये मैं
कह नहीं सकती। आज शायद कोई ऐसा जीवित भी नहीं है जो ये बात बता पाए जी। कि हंसी क्यों उन्होंने किया। पर खैर गौतम नवलखा के साथ ये शुरू हुई थी शुरू में, फिर बाद में उनके अपने डिफरेंसेस हो गए, वो जी। अलग हो गए। पर शुरुआत में गौतम ने इसमें फाइनेंस लगाए थे। वो एक पूंजीपति, एक बड़े बिजनेस घर से थे जी। नवलखास, तो इसी तरह वो शुरुआत हुई थी। आपका जो प्रश्न कि अगर वो कोई भी पत्रिका शुरू करते शायद उस समय, पर आज के समय जब से मैंने देखा है जी। और सबसे बड़ा चैलेंज आज के समय पत्रिका को यही है फाइनेंसेस। और मैं जहां भी जाती हूँ फाइनेंस फंड्स लेने या वो, कि ये पत्रिका 1930 में प्रेमचंद ने शुरू की थी, इसका काफी वेट रहता है। इसका प्रेमचंद का नाम सबने सुना है। जी। जो एक नॉन पाठक वर्ग है जो हिंदी साहित्य से जुड़ा नहीं है, उन्होंने भी प्रेमचंद का नाम सुना है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश शायद ना सुना हो, पर प्रेमचंद का नाम सबने सुना है। गांधी जी सबको पता है। तो वो अपने आप में एक उसका एक वेट रहता है। जी, तो ये हंस पत्रिका, और क्योंकि इतनी पुरानी पत्रिका है कि कई जब मैं लोगों से मिलती हूँ और कुछ एक थोड़े से जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं वो सब उस नाम से परिचित है, क्योंकि वो उस दौर से गुजरे हैं जब हर घर में पत्रिकाएं पढ़ी जाती थी। आज की यंग जनरेशन को तो कुछ इतना नहीं आइडिया है, पर वो अगर वो स्वयं नहीं पढ़ते होंगे, उनके माता पिता पढ़ते होंगे, उनके चाचा चाची। पर एक क्योंकि आज का जो बुजुर्ग वर्ग है वो एक मोस्टली एक मिडिल क्लास छोटे शहर से ही आए हैं, वहां पर ये सब पत्रिकाएं पढ़ी जाती थी। पत्रिकाओं का एक वहां पर रिवाज था, तो चांसेस है कि हंस का नाम सुना है। तो उससे फर्क तो पड़ता है। हो सकता है राजेंद्र जी तब जब तक थे, एक तो पत्रिकाएं तब पढ़ी जाती थी काफी, और बाकी ये सब सोशल मीडिया वगैरह नहीं थे, तो हो सकता है वो चला लेते किसी और नाम से। पर मुझे हंस नाम और प्रेमचंद की लेगेसी से बहुत सहायता मिलती है। बिल्कुल, नहीं मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि जैसा कि रचना जी अभी राजेंद्र जी की बॉडी ऑफ वर्क का भी जिक्र हुआ, नई कहानी आंदोलन से भी जुड़े थे राजेंद्र जी। अच्छा, ये वो दौर था जब भारत बदल रहा था, नई चुनौतियां थी, और उस समय ये नई कहानी आंदोलन जो था वो एक ऐसा साहित्य को इंट्रोड्यूस कर रहा था जो ट्रेडिशनल लिटरेचर से हटके था, रूढ़िवादिता से हटके नई डेयरिंग लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करना। तो ऑल्दो जब इन्होंने पत्रिका शुरू की तब से और नई कहानी आंदोलन के बीच में कुछ समय बीत चुका था, बट क्या उसकी परछाई आपको लगा कि जब उन्होंने राजेंद्र जी ने पत्रिका शुरू की तो उसकी परछाई कहीं ना कहीं उसमें दिखती थी, वहां के लेखन में, और जो वहां का साहित्य था? बिल्कुल दिखती थी, क्योंकि वो जो पूरी पीढ़ी एक लेखकों की नई कहानी आंदोलन कहते हैं कि इन तीनों को वो उसका एक जैसे तिगड़ी इन तीनों की कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव की थी। पर लेखन तो उस समय भी बहुत लोग कर रहे थे, और बहुत पुराना रूढ़िवादी लेखन नहीं कर रहे थे, चाहे वो भीष्म साहनी हो, निर्मल वर्मा हो, ये सब हो, लेखन तो हो ही रहा था। महिलाएं लिख रही थी, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, ये लोग लिख रही थी, और ये लोग काफी डेयरिंग थीम्स उठा के लिख रही थी। तो पत्रिका शुरू होते होते 86 का दशक, 1986 की बात है, तब तक तो बहुत काफी लेखक आ चुके थे जो एकदम ही कंटेम्प्रेरी लिटरेचर लिख रहे थे। तो उस समय तो जो पत्रिका की शुरुआत हुई और जिस तरह का साहित्य उसमें आया, वो एक काफी कंटेम्प्रेरी नई सोच का साहित्य था। चाहे वो अब आप उसको नई कहानी, मूवमेंट तो शुरू हो चुका था, मूवमेंट ने तो जड़ भी पकड़ ली थी, और उससे कई और लेखक आ गए थे। तो वही था उस समय की लेखकों की पीढ़ी, वही थी जो वो सब लिख रही थी। एक जो मैं कहूँगा यूएसपी रहा जो हंस पत्रिका का, आज भी मैं मानता हूँ कि स्त्री विमर्श और दलित विमर्श दोनों पे बहुत काम किया, आज भी हो रहा है। तो खैर, जिस दौर में मैगजीन शुरू हुई उस दौर में जरूरत थी इसकी, बदलाव का समय था, और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा लोकतंत्र जो है
अपने पैरों पे चलना शुरू कर चुका था। पर आज की अगर देखें, आज के बैकड्रॉप में अगर हम देखें, तो क्या आपको लगता है आज भी ये स्त्री विमर्श और फेमिनिस्ट लिटरेचर और दलित लिटरेचर पे जो जोर है वो आज भी आवश्यक आप महसूस करती हैं? देखिए, उसकी जो उस समय वो जो आवश्यकता थी, क्योंकि अब 86 में देखें तो लिटरली महिला लेखन में देखें तो 3 या 4 नाम से आगे आपको 5वां नाम नहीं समझ आएगा। ये जो 3 थी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, फिर मृदुला गर्ग आ गई, ममता कालिया, ये मृणाल पांडे थोड़ा बहुत लिख रही थी। तो मतलब सोचना पड़ेगा 6वां या 7वां नाम याद करना और लेखकों के पुरुषों के तो काफी नाम थे। तो उस समय तो सचमुच एक आवश्यकता थी। आज के समय में मैं ये नहीं कहूंगी कि उस तरह की प्रेसिंग नीड है, क्योंकि ये एक आंदोलन शुरू हो चुका है और आज आप देखेंगे कि इतनी महिला लेखिकाएं हैं, शायद पुरुष लेखकों से ज्यादा। आज आप जो सक्रिय रूप से और सशक्त लेखन कर रही है, जी जी, तो महिला लेखक हैं, दलित लेखक हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, उनको आज भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो रहे हैं और तरीकों से, पर आवाज तो उठा रहे हैं। उनके पास आज दे हैव इनफ प्लेटफॉर्म्स जहां पर वो आवाज, जो उस समय नहीं था, तो वो है। और हंस का ये है कि ये नहीं कि हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं कि अब तो आपको मिल गया सब कुछ, अब आप करिए। हम तो विड्रॉ हम नहीं कर रहे हैं, हम उसी तरह उसको बढ़ावा दे रहे हैं। पर संजय जी जो अभी के एडिटर हैं, संपादक है, उनका मेन फोकस है अच्छा लिटरेचर। अब वो चाहे महिला ने लिखा हो या दलित ने लिखा हो या सवर्ण किसी पुरुष या महिला ने लिखा हो, तो उनकी प्रायोरिटी में फर्स्ट आता है अच्छा लिटरेचर, सेकंड आता है कि वो किसने लिखा। तो सिर्फ ये कि वो एक दलित लेखक ने लिखा या एक महिला ने लिखा है, उस कारण से एक कॉम्प्रोमाइज करना क्वालिटी ऑफ उसमें, उसको वो नहीं मानते हैं। जी। तो कि हम स्पेशली ये देंगे, चाहे वो एक थोड़ी निम्न स्तर की कहानी है, पर हम ये देंगे क्योंकि एक महिला लेखक है या ये दलित लेखक है, नहीं, वो उस चीज को एंटरटेन नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी, राजेंद्र जी भी करते थे, पर वो डेफिनेटली, जैसे अगर किसी महिला लेखक की कहानी आई तो उससे वो रीराइट करवा के उसको इस मुकाम तक पहुंचा देते थे कि वो छपने लायक बने, जिससे कि महिला लेखकों को एक स्पेस मिले पब्लिश होने की। पर आज तो स्पेस की कमी नहीं है। अच्छा, राजेंद्र जी का जितना मैंने पढ़ा और जाना राजेंद्र जी के बारे में, उनको एक आदत थी, एक शौक कहूं कि इनकरेज करते थे लिखने के लिए। हाँ। कि अगर कोई मिल गया, जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो अखबार बांटने आता था लड़का, तो उसको भी बिठा के प्रेरित कर रहे थे कि लिखो। आप पे उसका असर क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं लिखना शुरू किया? ये तो अब वो होते तो बताते कि उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाला। पर मुझे लगता है कि घर में जब एक चीज आप बहुत देखते हैं तो कभी कभी उससे थोड़ी सी, और खासकर एक छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में, जब और ये मैं कई जगह बोल भी चुकी हूँ कि जब मेरी वो समझ नहीं थी कि ये लोग लेखक हैं या लेखक का क्या अपना रुतबा होता है, अपना महत्व होता है, और कैसे लेखक आम लोगों से थोड़ा अलग होता है, उसका क्या महत्व है, ये मुझे नहीं समझ आता था। मुझे इनफैक्ट मुझे इस बात से थोड़ा सा खिन्न रहती थी मैं, या थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रहती थी कि हम लोग अलग क्यों हैं, हमारा घर अलग क्यों है, हम मेरी सहेली के घर जैसा क्यों नहीं है। तो जैसे जिनके घर में जाओ, तो मैं छोटी थी तो उनके ड्राइंग रूम में सुंदर सुंदर कट ग्लास, और वो इधर उधर से विदेश से घूमे हुए वो विंड मिल और ड्रॉ, और हमारे यहाँ सिर्फ किताबें, जो एक भी किताब मुझे समझ नहीं आती थी। तो किताबें ही किताबें। हमारे घर में जाओ तो आपको बस ड्राइंग रूम में रैक्स एंड बुक्स, राइटिंग टेबल, बेडरूम में रैक्स एंड बुक्स। तो मुझे लगता था ये क्या है, हमारे घर में क्यों नहीं सुंदर चीजें रहती हैं, हम क्यों अलग हैं। मेरे पापा क्यों नहीं 9:30 बजे टाई पहन के ब्रीफकेस लेके ऑफिस जाते हैं, मेरे पापा 12 बजे कुर्ता पहन के कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो इस बात से मुझे कभी कभी तो बल्कि थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट या शर्म आती थी, जब सबके
जी। पिताजी एक उनका एक स्टैचर दिखता था जो एक बहुत इम्प्रेसिव, सुबह तैयार होकर दफ्तर जा रहे हाँ हैं, दफ्तर शाम जा को घर रहे आ हैं, रहे हैं। वो हाँ, ड्राइवर आ रहा है, वो जी, ब्रीफ जी। केस ले जा रहा है वो, और हमारे यहाँ तो कुर्ता पहन के वो निकल जाते थे, 12 साढ़े 12 बजे ऑटो पकड़ा या बस पकड़ी और चल दिए। और जिस तरह के लोग भी आते थे फिर जो बाकी लेखक हमारे घर में वो सब ऐसे ही होते थे। जी। तो ये सब देख के और किताबें और सब हर समय लिखने पढ़ने की बातें, साहित्य की बातें, तो एक लगता था कि ये नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो शायद इसी कारण हुआ हो। दूसरा, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में बहुत, फिजिकल एक्टिविटी मेरे लिए एक शायद अपने एक्सप्रेशन का एक माध्यम था शुरू से ही। अब वो कहाँ से आई, मैंने सुना है कि पापा बहुत खेलते थे, जब तक उनके पैर में चोट नहीं लगी वो हॉकी वो सारे दिन खेलते रहते थे और अच्छा खेलते थे। जी। तो स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो जब हो सकता है उसकी वजह से, तो मेरा हमेशा जो एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है वो एक फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उसके बाद डांस, वही एक बन गया था। तो क्योंकि अब आपकी बात शुरू हो गई है तो इसी ओर चलते हैं, इसी दिशा में। जैसा आपने कहा कि शुरुआत में इतना लिटरेचर देख लिया कि मन नहीं होता था लिखने का, समझ नहीं आता था ना ये लोग बात क्या कर रहे हैं। अब तो काफी सालों संभाल रही है मैगजीन, अब तो कुछ लिटरेचर को कुछ रुचि आ गई होगी। कहने को तो कहते हैं कि समझ नहीं आता था और मैं उससे दूर भागती थी, पर जब आपके आसपास आप उसी में बड़े हो तो कहीं सब घुसता रहता है हाँ अंदर, जी। जो बहुत बाद में आके कहीं ना कहीं से निकलता है। जी। हाँ, तो अब मैं आ गई उसमें डिफॉल्ट। मैं तो लड़ती थी राजेंद्र जी से कि आप क्यों ये सोचते हो कि, पर ये मैं कहूंगी उन्होंने कभी दबाव नहीं डाला कि तुम्हें संभालना ही है और तुम और कुछ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उनका अपना तरीका था अपना बोलने का। उन्होंने क्या किया कि जब उनकी तबीयत अंत में थोड़ी खराब रहने लगी थी और उनको लग रहा था कि अब समय निकट आ रहा है मेरे जाने का, और उनको बहुत ये चिंता रहती थी कि हंस का क्या होगा, क्योंकि जो भी कहिए, जितनी भी आर्थिक कष्टों के बावजूद उस अकेले आदमी ने उसको वो पूरा एडिटिंग संपादन वो देखते थे, कहाँ से पैसा आ रहा है वो देखते थे, वो खुद ही देखते थे। स्टाफ था पर, और अच्छा स्टाफ था जो आज भी है। अकेले वो कैसे कर लेते थे, और उन्होंने किसी ना किसी तरह चला ही ली, और सिर्फ चला ही नहीं ली, उसको इस मुकाम पे पहुंचा के छोड़ के गए कि वही एक पत्रिका है जो सब पूरी, जो चाहे वो आसाम साइड हो, चाहे वो गुजरात साइड हो, महाराष्ट्र साइड हो, साउथ में, कि साउथ में हिंदी की पत्रिका अगर कोई जाती है तो हंस, और जहाँ हंस के पाठक हैं, तो इस मुकाम पे वो पहुंचा गए थे कि हंस एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य में स्थापित हो चुका था। तो उससे मुझे बहुत मदद मिली उसको आगे चलाने में। हाँ जी। अच्छा रचना जी, जानते थे राजेंद्र जी कि आपकी रुचि नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो और मुझे कुछ, मैं कभी भी उनके ऑफिस नहीं जाती थी, कभी कभार कभी चली गई। तो उन्होंने क्या किया, 1 साल पहले से मेरा नाम देना शुरू कर दिया पत्रिका में, कुछ मैनेजमेंट सहयोग, मुझे तो याद भी नहीं किया और मुझे नहीं पता था। एक दिन मैंने देख लिया, और हंस हमारे यहाँ हर हफ्ते आती थी, मैं खोलती भी नहीं थी, हर महीने आती थी वो पत्रिका का अंक आता था हमारे घर में, मैं खोलती भी नहीं थी। तो एक दिन पता नहीं कैसे मैंने नाम देख लिया, मैंने कहा ये कब से हो, तो मैं तो लड़ने पहुंच गई उनसे कि आप मेरा नाम दे रहे, कल को कोई मुझसे पूछ लेगा, मुझे कुछ नहीं पता है, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि हम नहीं है इसको, हमारा अपना वो है और नहीं कर सकते। तो बोले वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें करना है करना करो, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, वो ऐसे। अच्छा, तो फाइनली जब आपको बागडोर संभाली गई, जी, तो वाज अ शॉक? नॉट एट ऑल, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई स्टिल कांट फिगर आउट एंड फैथम कि क्या हुआ, बिकॉज दिस वाज नॉट इन माय एजेंडा एट ऑल, and somehow you don't even think about it actively, क्योंकि you always think your parents won't go. Right. एक वो होता है ना कि हमारे माँ बाप तो है ना, वो रहेंगे, तो कभी हम एक्टिवली सोचते नहीं है, और अगर सोचना की कोशिश भी करते तो लगता नहीं, नेगेटिव थॉट्स, यू नो, कि what will I do after my father
right, हाँ, dies or goes, and what will happen, will I take over Hans or no? Because the moment you come to the thing, my father will pass away, you say no, negative thoughts, ये नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हूँ मैं, let that be, हाँ, right, तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बीमार तो वो रह रहे थे, पर वो तो ऑफिस भी जाते थे, मतलब चलना मुश्किल था उनके घुटनों की वजह से और सब कारण, पर वो व्हील चेयर में जाके जाते थे, पर वो ऑफिस लास्ट डे तक ऑफिस जा रहे थे। लास्ट डे उनको हल्का सा बुखार था तो वो नहीं गए थे, बट वो दिन ऐसा नहीं था कि मुझे लग रहा था कि अब अंत आ गया है। इट वाज नॉर्मल, लाइफ वाज गोइंग ऑन, और वो अपना मैनेज कर रहे थे। तो वो आखिरी दिन है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सवेरे जब मैंने उनसे नहीं बात की, वो सो रहे थे। किशन जो उनका केयर टेकर है, जो अब मेरे साथ भी है, उससे बात की उनका कि बस हल्का बुखार है, वो सो रहे हैं, बोल रहे हैं थोड़ी देर में उठ के देखेंगे, अगर अच्छा लगता है तो ऑफिस जाएंगे। तो वो इट वाज जस्ट अ मॉर्निंग रेगुलर कॉल। वो गए और 28 अक्टूबर को वो गए, और 1 नवंबर को हम लोग ऑफिस में थे, और मैं थी। मैं क्यों थी, मैं क्यों चली गई, और क्या हुआ, कैसे, बट इट वाज नेवर, मुझे याद नहीं है कि मैं बैठ के सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, जाऊं या नहीं जाऊं, या बंद कर दें, ये ख्याल तो कभी आया ही नहीं। कभी भी वो ट्रांजिशन वाज नॉट अ बिग थिंग, वो इतना ऑटोमेटिकली, ऑर्गेनिकली, स्मूथली कि मैं चली गई और चीजें होती चली गई। हाँ। तो क्या मोटिवेशन क्या था, सिंस यू वर सो हेजिटेंट एंड फाइनली आपने कहा नहीं, चलो मैं ही करूंगा, आई विल टेक फॉरवर्ड दिस लेगेसी, व्हाट मोटिवेटेड यू? ये भी नहीं मैंने सोचा था कि आई विल टेक फॉरवर्ड, आई जस्ट वेंट। कोई प्लान बना के नहीं कि अच्छा हियर ऑन अब हंस मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको आगे, ऐसा भी कुछ नहीं। पहुंच गई मैं ऑफिस की, आप आइए ऑफिस। वो एक उन्होंने विल बनाई थी, वो पढ़ी गई, उसमें मेरा नाम था, संजय जी का नाम था, कि मैं मैनेजमेंट देखूंगी। शायद उनके दिमाग में ये तो था कि क्योंकि मेरा एक एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड और मेरा अपना बिजनेस था, कि मुझे कुछ मैनेजमेंट स्किल्स की नॉलेज है, तो शायद उनको लगा कि मैनेजमेंट ये देख सकती है, और अगर देखेगी तो एकदम अपनी चीज जैसे देख रहे हो उस तरह देखेगी, क्योंकि बिल्कुल, तो कहीं पर शायद उनको ये विश्वास था, इसलिए उन्होंने मैनेजमेंट और संजय जी को संपादक के रूप में उन्होंने वो पहले से, उनकी ट्रेनिंग उन्होंने पहले से शुरू कर दी थी, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं था। संजय जी के साथ उन्होंने 1-1.5 साल पहले से ही उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया था। तो जबकि संजय जी को भी ये पता नहीं था कि नाम उनका जाएगा संपादन। अच्छा, तो सिंस जैसे कि आपने बताया कि वो रूटीन में होता चला गया, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, और बट इनहेरेंटली तो आप एक कथक एक्सपोनेंट है, जैसे आपने बताया फिजिकल एक्टिविटी वाज एन आउटलेट फॉर यू, राइट? और फिर आप आती हैं, आप मैगजीन की बागडोर संभालती हैं, तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये जो साहित्यकारों की कम्युनिटी है, जो कहीं ना कहीं, और रीडर्स की, पाठकों की भी, जो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी इस मैगजीन से, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये कोई आउटसाइडर आ गया है एकदम से, और ये ही इज टेकन ओवर थिंग्स, या शी इज टेकन ओवर थिंग्स, तो ये फील आया कभी कि जरूर आया होगा, यू फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नॉट जस्ट आउटसाइडर, जिसको कोई साहित्य की समझ नहीं है, exactly, हाँ, just because I am Rajan Yadav's daughter, I get to become the managing director of this biggest magazine, जिसपे कई लोगों की नजर थी, right, और उनके आसपास बहुत लोग थे जो उनके बहुत क्लोज थे, और तो कई लोगों को ऐसा लगता था कि शायद हमें मिल जाएगा। तो संजय सहाय और मेरा नाम तो एकदम ही मतलब कई लोगों के लिए ऑलमोस्ट शॉकिंग ही रहा होगा, और पाठकों का मैं नहीं कह सकती, पर साहित्यिक कम्युनिटी में डेफिनेटली मुझे एक आउटसाइडर की तरह देखा गया, और ये भी नहीं कहूंगी कि लोगों ने आके मेरे साथ कोई बदतमीजी की या दुर्व्यवहार किया, ऐसा कुछ नहीं, पर आप जब साहित्यिक गेट टुगेदर्स में जाते हैं, एक फीलिंग हो जाती है कि आप आउटसाइडर, मतलब ये क्या कर, ये हंस को एलियनेटेड फील कर, कि हंस तो अब जैसे खत्म ही हो गया, अब ये क्या कर पाएंगी, इस तरह से एक, तो उसको क्या मैं समझ पा रही थी? नहीं, मैं समझ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सब इतना मेरे लिए पूरा परिवेश एकदम नया था, ये साहित्यिक। तो आई थिंक आई जस्ट टुक थिंग्स एज दे केम, और हंस
क्योंकि एक तो हमारा जो स्टाफ है बहुत ही लॉयल स्टाफ, अब वो मेरे की नहीं दीदी आप तो आप आया करो बैठो तो दे रियली पुश्ड मी कि नहीं नहीं आप और एक वेदांत सुधीर थे जो बहुत अच्छे मित्र थे राजेंद्र जी के, उदयपुर में रहते हैं। एक हमारे लिए वो एक ओवरऑल फादर फिगर थे राजेंद्र जी के जाने के बाद, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें तो देखना पड़ेगा, ही पुश्ड एक्टिवली पुश्ड मी कि नहीं तुम आया करो। सो I did start coming and I did realize, I think it was more of an emotional reason, if at all, कि उन्होंने पूरी जीवन अपना और पूरा the best of his creative years he dedicated to हंस, और उन्होंने हंस को आज इस जगह पे पहुंचा दिया। अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो it will die, and how can I do this to my father? बस यही थॉट था। चैलेंजेस तो आए होंगे, बहुत चैलेंजेस थे, पर उसको मैं उससे वो मैंने चैलेंज की तरह नहीं देखा। जिन चैलेंजेस से मैं जूझ रही थी वो था कि हाउ टू कीप दिस मैगजीन अलाइव, फाइनेंसेस। मेरा जो मेन था कि इसको हम कैसे फंडिंग इसकी करें जिससे कि ये चलती रहे, वो था। और दूसरा था कि I literally took it as a product that has to be marketed in today's time where people are not reading enough. लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने से थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। हिंदी पत्रिका को एक बोरिंग, उसमें कोई फिल्मी मसाला नहीं है, बड़ी नीश मैगजीन है, तो इसको कैसे हम लोग चलाए। राजेंद्र जी का नाम अब नहीं, उनके संपादकीय वाज अ बिग सेलिंग पॉइंट, वो नहीं है। तो ये सब नहीं होते हुए अब उसको कैसे चलाया जाए। तो शुरू में तो एक आध साल तो कुछ सिंपैथी वैल्यू से कुछ शायद इधर उधर से लोगों ने कुछ फंडिंग कर दी, सब्सक्रिप्शंस खरीद लिए, मेरे कुछ 100-200 मित्रों ने सब्सक्रिप्शंस खरीद लिए, पर वो चीजें तो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, कर लिया क्योंकि उस समय। पर धीरे धीरे आई हैड टू लुक फॉर तो एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन अलग अलग स्टेट से, कॉर्पोरेट हाउसेस तो फिल्मी करते हैं, और प्रिंट से वैसे भी कॉर्पोरेट हाउसेस अब दूर ही होते जा रहे थे, तो डिजिटल मीडिया में तो ये सब चैलेंजेस मेरे लिए बहुत थे कि लोग, बाकी साहित्यकार मुझे एक आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं, वो मुझे कोई अफेक्ट नहीं करता था क्योंकि इन एनी केस मैं उनकी कम्युनिटी से नहीं थी। अगर मैं एक साहित्यकार होती या मैं एक एक्टिव वहां होती और तब मुझे उस तरह से एलियनेट किया जाता तो शायद मुझे बुरा लगता, पर मैं थी नहीं उस कम्युनिटी में, तो मुझे कुछ लगा भी नहीं। पर ये एक सेंस आई क्योंकि आई कुड स्लोली सी, 1 साल 2 साल 3 4 साल 4-5 साल तक जब हंस नियमित चलता रहा और उसके हमने कुछ कार्यक्रम भी बढ़ाए, उसकी विजिबिलिटी तरह तरह से बढ़ाने की कोशिश की, तब मुझे एक चेंज लगा लोगों के व्यवहार में मेरी ओर, और तब मुझे समझ आया कि हाँ वो तो मुझे एलियनेट कर रहे थे। मतलब एलियनेट नहीं कहूंगी, पर शायद उतना सीरियसली they did not see you as a part of the community। तो वो कर रहे थे कि जब मुझे वो एक चेंज की, अब वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा कुछ तो किया इसने, मतलब हंस को बंद नहीं होने दिया तो यही एक था कि हंस। अच्छा, सिंस अब आपके टेक ओवर के बाद के होने वाले बदलावों की बात चल रही है, आपने जब टेक ओवर किया फाइनली, और 2019 में फाइनली आपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन की ओर मुड़े, क्या क्या सोच थी इसके पीछे? हाँ, बेसिकली सोच तो यही थी कि रीडर बेस बढ़ाना है, कि आज के समय में हिंदी लोग पढ़ रहे हैं, पर जहां मेरी एजुकेशन हुई है, मेरा जो एक मित्र सर्कल था वो थोड़ा अंग्रेजी था, क्योंकि हम लोग वो भी मुझे समझ नहीं आता कि सारे हिंदी लेखकों के बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में डाला गया, वो तो हम लोगों की का एजुकेशन ही सारा तो, और मेरे मित्र सर्कल में किसी को नहीं पता हंस क्या और राजेंद्र यादव क्या और मन्नू भंडारी क्यों। मन्नू भंडारी तो फिर भी थोड़ा पॉपुलर नाम था तो वो सुना हुआ था, पर लेखकों के नाम नहीं मालूम। तो मुझे लगता था कि, और ये समझ आ गया था 3-4 साल में, 2013 से शुरू हुआ था, तो 4 साल तो 5 साल हो ही गए थे, कि जो साहित्य हंस में आ रहा है और जिस तरह की कहानियां आ रही है वो सचमुच बहुत अच्छे साहित्यकार लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं। तो क्यों ना ये साहित्य उन लोगों तक भी पहुंचे जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं और अंग्रेजी बेस्ट सेलर्स पढ़े जा रहे हैं। तो यही सोच के साथ हमने
हंस अंग्रेजी शुरू किया था। और ये डिजिटल जाने का मंथन जो है, क्योंकि वो समय, अब ये तो समझ आ गया था, और एक थोड़ा मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था और बैकग्राउंड था कि आगे का समय डिजिटल वाला है, तो हमें डिजिटल, तो वो एक तरह से मुझे पता था कि अगर मैं उस समय उसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। वैसे ही सब पत्रिकाएं धीरे धीरे मैं देख रही थी, कादम्बरी भी बंद हो गई, मतलब अच्छी पत्रिकाएं तो सब बहुत ही कम रह गई थी, और जो मासिक नियमित निकलती रहे, कुछ पत्रिकाएं हैं पर वो त्रैमासिक हैं जो ची आ रही हैं, तो इसलिए कॉन्शियसली एक तो प्रॉपर वेबसाइट बनना, हम ऑनलाइन शुरू करें सॉफ्ट कॉपी, और फिर ये आया कि अगर ये सब करेंगे तो मेरी नॉलेज तो ऑनलाइन और ये सोशल प्लेटफॉर्म की नेगेटिव में है, मुझे बिल्कुल भी, मैं टेक्निकली चैलेंज्ड हूँ, कोई एक व्यक्ति चाहिए जो ये सब करे। तो पहले तो एकदम ही स्टूडेंट टाइप का जो पढ़ रहा है सोशल मीडिया, उसी सब टाइप के कोई भी और अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जो एक बहुत ही कम ऑलमोस्ट स्टाइपेंड टाइप में एक लड़का मिला, उसने थोड़ा बहुत कुछ कुछ अपनी समझ से थोड़ा किया, फिर लगा कि अब इसको थोड़ा और प्रोफेशनली करना चाहिए, तो फिर प्रॉपर एक सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट से हम लोग ने हायर किया। तो इस तरह फिर सोशल मीडिया, फिर देखा कि अच्छा सोशल मीडिया अगर कर रहे हैं तो फिर एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, क्योंकि वो तो हर दूसरे दिन खड़ी हो जाती थी कि ये पोस्टर चाहिए, वो फिर एक ग्राफिक डिजाइनर है। तो ये सब एक इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आज के समय में एक्चुअली काफी हैवी रहते हैं, क्योंकि आज वो समय नहीं है कि 8-9 हजार में कोई मिल जाए, वो समय नहीं है बिल्कुल। और स्पेशली सोशल मीडिया वाले तो आजकल उनका इतना डिमांड है, तो अब हमारे पास एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड और डेडिकेटेड सोशल मीडिया है, और एक ग्राफिक डिजाइनर है जो कंटेंट बनाता है। तो मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि ये जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है एक मैगजीन को चलाने की, वो एक चैलेंज है अपने आप में बहुत ज्यादा। तो ऑनलाइन का कैसा चल रहा है? सब्सक्रिप्शंस आप लोग स्लो है, ऑनलाइन के सब्सक्रिप्शंस पर हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे, पर बहुत स्लो है। हमारा अभी मेन मुद्रित प्रति ही बिल्कुल वो ज्यादा डिमांड में है। अच्छा, कुछ आखिरी सवाल आपसे एक दो मैं और करूंगा रचना जी, जिससे पहले मैं इंटरव्यू समाप्त करूं। तब से शुरू, जब से मैगजीन शुरू हुई और आज भी नए लेखकों की जो रचनाएं हैं वो आज भी आप बहुत कॉन्शियसली इंक्लूड करते हैं अपने मैगजीन में। मैं सवाल आपसे दूसरे तरीके से पूछता हूँ। मेरे पास 2 रचनाएं आई हैं, एक रचना अच्छी है, एक ऐसे लेखक ने लिख के भेजी है जो हम काफी दिनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक ठाक लेखक है, अच्छा लिखता है, और फिर एक रचना मेरे पास ऐसी आई है जो किसी नए बच्चे ने लिखी है। इट्स नॉट देयर बट इट माइट गेट देयर। सो ऐसे में क्या आप उस बच्चे की रचना को जगह देंगी अपनी मैगजीन में, देती हैं? ये सवाल आपको संजय जी से करना चाहिए, पर मैं उनके बिहाफ पे जो मैं देखती हूँ, संजय जी राजन जी से थोड़ा उनकी पर्सनालिटी अलग है, वो थोड़ा प्राइवेट व्यक्ति हैं, पर कहानियों के मामले में एकदम उनकी अपनी बहुत क्लियर सोच है, और कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग तो राजन जी से ही हुई है, वो यही कहते हैं। पर जैसे अगर ऐसी स्थिति आती है तो अगर उनको किसी कहानी में संभावना दिखती है तो वो उसको लिखवा, और लगता है कि बन रही थी कहीं गड़बड़ होगी, अंत में अगर ये होता तो अच्छी, तो वो लिखवाते हैं दोबारा लेखक से, लेखक को फीडबैक देते हैं। हाँ लिखवाते हैं कि आप ऐसे उसको सुझाव देते हैं, लिखवाते हैं, ड्राफ्ट संशोधित करवाते हैं, तो वो फिर उस कहानी पे मेहनत करते हैं। क्योंकि असल में आज स्थिति ये है कि अगर 100 कहानियां आती हैं तो 5 में संभावना दिखती है। थोड़ा सा ये पूरा एक विशेष सर्कल होता है ना, जब आप पढ़ कम रहे हैं तो आपके लिखने का स्तर भी थोड़ा, जैसे उस जमाने के लेखक तो पढ़ते, दे वर वोरेशियस रीडर्स, चाहे वो भारतीय साहित्य हो, अलग अलग भाषाओं के ट्रांसलेशंस हो, पश्चिम देशों के साहित्य हो। आजकल बच्चे का पढ़ हैं कुछ ऐसे जो पढ़ रहे हैं, पर इतना तो वो एक स्तर भी थोड़ा सा, हाँ सोशल मीडिया भी कुछ समय खा जाता है, कुछ नहीं सारा, बहुत तो, समय खा जाता है। हाँ, तो इसलिए वो डेफिनेटली नए लेखक को, जैसा मैंने कहा कि संजय जी के लिए कहानी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो किसने लिखी है, वो महिला है या पुरुष, वो यंग है या बुजुर्ग, वो नया है या स्थापित, वो दलित है या नहीं है, वो उनके लिए सेकेंडरी है। कहानी क्या है, पर
कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बहुत स्थापित लेखक की कहानी आई है, हो सकता है वो उतनी जिस तरह की, अब क्योंकि एक स्थापित लेखक की जब कहानी आती है ना, वो हमेशा उनके पुराने काम से कंपेयर होती है, और कभी कभी लगता है कि नहीं, उनकी तरफ से कुछ एक बेहतर कहानी आ सकती थी, पर स्थापित है, वो एक वरिष्ठ लेखक हैं, तो हम नाम, क्योंकि वो इतने सालों से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके नाम के कारण भी हम लोग कभी कभी कहानियां लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कहानी ठीक। हाँ। और नए लेखक तो डेफिनेटली, जबकि आप अगर पिछले कुछ सालों में देखें, जो पुरस्कार मिले हैं सब ऑलमोस्ट नए लोग, नए राइटर्स, सब यंग लेखकों से मिले। बल्कि हमने ये एक युवा कथा सम्मान शुरू किया है, जो 30 साल के नीचे के बच्चे हैं, वो लिख के कहानियां भेजें, जिससे एक कहानी लिखने का सिलसिला हम इस नई पीढ़ी में किसी तरह बने कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं हम। कितना ही लोग बच्चे रिस्पॉन्ड करें तो उनके ऊपर भी है। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था रचना जी, कि जैसे कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी और डांस के बारे में जो बात हो रही थी, आप एक कथक एक्सपोनेंट है, कथक करती हैं, कथक सिखाती हैं, और मैगजीन चलाना, हंस जैसी पत्रिका चलाना अपने आप में फुल टाइम जॉब है, और साथ में परिवार चलाने के प्रेशर्स, तो आप कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगल कर रही हैं? क्योंकि आई थिंक दैट्स टू मच ऑन वन प्लेट। इट इज, एंड इट्स नॉट इजी। खासकर जब आपका ऑफिस, हंस का जो कार्यालय है वो दरियागंज में, और मैं गुड़गांव में रहती हूँ, तो वहां जाना अपने आप में एक प्रोडक्शन है, पर करते करते फिर इस तरह से, और मेरा पूरा अपना एक फुल टाइम इंस्टीट्यूट है गुड़गांव में, जहाँ पर 70-80 स्टूडेंट्स सीखते हैं, प्लस मेरा अपना सवेरे रेपेट्री, जो मेरे प्रोफेशनल ट्रूप है, जब हम परफॉर्म करते हैं, कोरियोग्राफीज करते हैं, वो एक अलग है। तो वो एक सिस्टम इवॉल्व करना पड़ा कि सवेरे मैं डांस को समय देती थी, अपना रियाज, अपनी एक्सरसाइज, या कोई अगर रिहर्सल शो है तो रिहर्सल्स, ये वो। लंच टाइम के आसपास मैं हंस जाती थी, हफ्ते में 3 बार, और फिर 5-5:30 बजे तक हंस से वापस आती थी। ये संभव था कई साल तक, जब ट्रैफिक इतना बुरा नहीं था। अब तो बहुत ही कष्टकर हो गया है, क्योंकि पहुंचने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। तो अब मैंने थोड़ा सा ऑफिस फिजिकली जाना कम किया है, और अब तक शुरू में एक मुझे लगता था कि एक जरूरत थी मेरा वहाँ प्रेजेंस होना। अब क्योंकि चीजें एक रूटीन में आ गई हैं, जो स्टाफ भी है, क्योंकि अगर मैं नई सोच की चीजें लाती थी तो थोड़ा सा, जो हमारा स्टाफ है वो थोड़ा पहले का है, तो उनकी अपनी एक सोच बहुत डेवलप थी, तो उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस, या नॉट रेजिस्टेंट, पर एक आइडिया कि अच्छा इसको कैसे। अब सब स्मूथ हो गया है मुझे, और मेरा काम तो फंड्स लेना और इवेंट्स के समय जाना है, तो मैं जाती हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि हफ्ते में 2 बार ही जा पाती हूँ, 1 बार ही जा पाती हूँ, और तो इस तरह मैनेज करती हूँ। और फिर इंस्टीट्यूट में मैंने और 1-2 और सीनियर डांसर्स जो फैकल्टी में रखे हैं, जो सिखाते हैं, तो मैं क्लासेस भी कम लेती हूँ, अधिकतर वो लोग लेते हैं, मैं एक ओवरऑल उसको सुपरवाइज करती हूँ। तो इस तरह से वो करके मैनेज, पर आसान नहीं है बहुत, और स्पेशली जब मेरे बड़े प्रोडक्शंस हो रहे होते हैं कथक के, तो उनपे, और फिर एकदम से वो खत्म हुआ तो अब साहित्य उत्सव, तो एक रोल बदलने की वो आदत पड़ गई है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा, आपके जो आपने जवाब है इससे एक मुझे सवाल निकल के आ रहा है। आपने भी कहा कि स्टाफ पुराना है, पर आपके तरीके थोड़े नए हैं उनके मुकाबले, तो इट्स लाइक टीचिंग, इफ आई मे, ओल्ड हॉर्स न्यू ट्रिक्स। तो थोड़ा चैलेंजिंग ये भी रहा होगा अपने आप में। हाँ रहा, क्योंकि इट वॉजंट इजी, जैसे सोशल मीडिया, तो वो कभी कुछ, उन्होंने मुझसे कभी कुछ सवाल नहीं किए, प्रश्न नहीं किए, या कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, पर एक मुझे एहसास रहता था कि जब, जैसे मैंने सोशल मीडिया के लिए जब किसी को हायर किया, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि क्यों हम उसको इतना पैसा दे रहे हैं, वो क्या कर रही है या कर रहे हैं। तो शुरू में ये प्रश्न उन सब के दिमाग में आए थे कि इस तरह से तो कैसे चलेगा अगर हम इतने, पर अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगा है कि सोशल मीडिया के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल टीम की, तो वो अब समय लगा, पर हाँ ये है कि उन्होंने कभी, जो मैंने कहा, वो दे वर ओपन टू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, रादर देन सेइंग कि हम तो नहीं करते ऐसे।
So that was a big help with Right. amazing staff जो राजन जी के समय के लोग हैं. So they were open to learning, understanding, and now they're pretty much on the same page. हाँ. मैं इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक आखिरी जरूर. सवाल आपसे जरूर पूछूंगा. भाई लाइक्स एंड शेयर्स का ये जमाना है, इसमें आगे क्या प्लान कर रही हैं अपनी मैगजीन के लिए? कुछ नया होराइजन में है? देखिए, लाइक्स एंड शेयर्स में तो मैं पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत हूँ नहीं. हंस बहुत एक्टिव है, वो उनकी टीम है, पर मैं एक्टिव नहीं हूँ. मैं तो सिर्फ उसको, जैसे हम लोग, पर ये बात मुझे समझ आ गई कि आज लाइक्स एंड शेयर से ज्यादा विजिबिलिटी का जमाना है. अगर आप विजिबल नहीं है देन यू आर नॉट टॉप ऑफ माइंड. राइट. और विजिबिलिटी के जो माध्यम है वो है सोशल मीडिया, वो है कार्यक्रम. और कार्यक्रम भी जैसे अगर हम लोग दें तो इसलिए पिछले 3-4 साल में मैंने कार्यक्रमों का सिलसिला में, वो मेरा जो मेन रोल अब हंस में है वो है कि अलग अलग कार्यक्रमों को किस तरह प्लान किया जाए. तो जैसे ये हंस साहित्य उत्सव शुरू किया है हम लोग ने, क्योंकि एक लिट फेस्ट का जमाना है. तो पर हिंदी एकदम प्योर अच्छी हिंदी पे फोकस्ड लिटरेचर फेस्टिवल ज्यादा नहीं है. वो सारे थोड़ा सा पेज 3 की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी. सो उस सोच से शुरू किया कि जिसमें हिंदी के लेखकों को एक अच्छी जगह, प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले. वो शुरू किया. जो अवार्ड, जब राजन जी थे उन्होंने हंस कथा सम्मान शुरू किया था, उस कथा सम्मान को अब हमने राजन यादव हंस सम्मान करके 11 कैटेगरीज में हम देते हैं, जो कोई नहीं देता है. हम आवरण को भी देते हैं, हम अच्छे पत्र को भी देते हैं, हम लेख को भी देते हैं, कविता, गजल, लघु कथा, जितनी भी विधाएं हंस में हैं, हम सबको अब पुरस्कार देते हैं. क्योंकि है तो कहानी की मैगजीन, पर और भी तो लिख रहे हैं ना, बिल्कुल. तो उनको भी तो आप रिकग्नाइज करेंगे. तो ये हमने शुरू किया. अब ये करने में कमर टूट जाती है, लिटरली कमर टूट जाती है इसके फंड्स इकट्ठे करने में. पर करते हैं किसी तरह कुछ हो. तो इससे एक तो हमें विजिबिलिटी मिलती है, एक चर्चा में रहते हैं. ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं पत्रिका को. तो अच्छी बात यह, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैं समझ नहीं आता राजन जी अकेले कैसे कर लेते थे, कि संजय जी और हमारा बहुत क्लियर पोर्टफोलियो है. मैं संपादन में नहीं पढ़ती, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो कंप्लीटली उनका डिपार्टमेंट है. और वो उतना ही चैलेंजिंग है क्योंकि अच्छी रचनाओं का अभाव है. तो वो चैलेंजेस उनके सामने हैं, वो अपने चैलेंजेस से जूझते रहते हैं, मैं फंड्स के चैलेंजेस से जूझती रहती हूँ. पर somehow it all comes together. तो literature, events and funds is my thing. Good literature is his thing. So as a package then it kind of comes together. It's working somehow. Right. हाँ, it's somehow working. किसी तरह अभी हमारी नैया चल रही है, तो चलती. अब जिस दिन बिल्कुल खत्म नहीं फंड्स मिलेंगे उस दिन रोक देंगे. नहीं, बिल्कुल हमारी आशा है रचना जी कि आपकी नैया जैसे मुझे बहुत खराब लगता है कि हम लेखकों को मानदेय नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल नहीं दे पाते. और कोशिश हम, जब भी हमारे पास थोड़े फंड्स होते हैं हम देते हैं, पर फिर हमें रोकना पड़ता है क्योंकि अब ये है कि पत्रिका को प्रिंट कराएं या उनको दें. बिल्कुल. तो जिससे कई लेखकों को शिकायत है, और बिल्कुल जायज शिकायत है. पर क्या करें, जब भी होता है, क्योंकि संजय जी और मैं कुछ घर नहीं लेकर जाते हैं. वी डोंट टेक सैलरीज, वी डोंट टेक एनीथिंग. इनफैक्ट टाइम एंड अगेन जब फंड्स कम होते हैं, वी पुट इन आवर पर्सनल मनी. मेक्स सेंस. तो ये है. नहीं, बिल्कुल. मैं आशा करूंगा रचना जी आपकी नैया चले, पूरी रफ्तार से चले, और बहुत शुक्रिया. मैगजीन हंस पत्रिका और ज्यादा फेमस हो, और ज्यादा लोग उनके पाठक मिले उसे. तो बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए. थैंक यू.